स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी कितनी ब्रांचेस थी। आज के हम लेक्चर में जो हमने आई थिंक ये इसका कंटिन्यू पार्ट ही है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो रिलेशनशिप्स हमने देखे या जैसे हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट्स, इसको हम डिफाइन करेंगे कि इन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर दूँ। उसमें हमने यही बताया था, हमने बैकग्राउंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि बिफोर 1930 से पहले जो था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का रोल था। यही वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही समझते थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। लेकिन जब 1930s में डिप्रेशन 1929 से 33 तक जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, रिसेशन हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, ठीक है, और तो उस तब पर जो जितनी भी क्लासिकल थ्योरी की असम्पशंस थे, जिसमें जेबी सेला जो उसका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कोर लॉ माना जाता है, जेबी सेल्स का लॉ जो है, उसमें वो इसने ये कहा कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड और उसकी जो ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, जो भी असम्पशंस थी वो बुरी तरह से ना कोलैप्स कर गई। तो उस 1936 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जॉन केन्स, उसने 1936 में उसने बुक लिखी थी बाय द नेम ऑफ इनकम थ्योरी ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से। और उसमें उसने जितनी भी क्लासिकल असम्पशंस थी उन सबको क्रिटिसाइज़ किया, बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया, और उसने साथ साथ बात देख के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसने किया और अपनी थ्योरी उसने इंट्रोड्यूस करवाई। उसने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल या फिर केन्स एंड क्रॉस मॉडल भी कहते हैं, और वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको लिंक भी अवेलेबल होगा, अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि बेसिक रिलेशनशिप्स की हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अभी जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बेसिक जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें हमारी इनकम किसी भी इकोनॉमी की डिपेंड करती है कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स पे या गवर्नमेंट परचेजेस पे। अच्छा, ये बात आपको मैं यहाँ बता दूँ, जैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल में हमने पढ़ा था, मैंने वहाँ उस लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि हम यहाँ अगर वाई है तो वाई की जगह पे हम इक्विलिब्रियम जीडीपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में मैंने वहाँ पे भी बताया था कि इक्विलिब्रियम जीडीपी की जगह वाई, किसी ने वाई को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो जॉन बी टेलर की मेरे पास बुक है, या ओलिवियर ब्लैंकेट की, उसने जो है वो जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डिपेंडेंट साइड जो है आपकी इनकम रिप्रेजेंट करती है, और इंडिपेंडेंट साइड जो आपके सी प्लस आई प्लस डी वेरिएबल हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई? क्यों? क्योंकि इनकम आपकी डिपेंड करती है इकोनॉमी की कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स पे, ठीक है। अब आउटपुट वही वाई आउटपुट या इनकम है, कंजम्पशन सी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का या परचेजेस को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल जी से। अब इनका रिलेशनशिप देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन, सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? देखिए, जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद अपनी पॉकेट मनी देखते हैं कि आपके पास कितनी इनकम है। अगर आपकी इनकम आपकी पॉकेट में मनी होगी तो आप कोई चीज़ लेने के डिसीजन करोगे ना, ठीक है। अगर आप कह दो कि आपने आईफोन लेना है और आपकी पॉकेट में पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे लेंगे आईफोन? पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे कहा जाता है कि कंजम्पशन डिसीजन जो है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें इनकम है। जब आपके पास इनकम होगी तो आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, इसका आप डिसीजन कर सकते हो, ठीक है। और इनकम भी कौन सी? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। मेन इनकम जो हम मोस्ट प्रिसाइजली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो कि हम टैक्सेस को पे करने के बाद, जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं पे करने के बाद हमें मिलती है, उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इन दिस स्लाइड यू कैन सी के वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस डी, ठीक है। वाई डी डिस्पोजेबल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी उसके सब्सक्रिप्ट में है, यानी डिस्पोजेबल इनकम, वाई टोटल इनकम माइनस टैक्सेस। लेट्स सपोज कि अगर किसी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की या किसी भी एम्प्लॉय की पे है 60,000 या 60,000 पे है, और
जो करंट हमारा चल रहा है इंटरेस्ट रेट उसके अकॉर्डिंगली अगर उसका 10% जो है इनकम डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। और जितने भी उसके अलाउंसेस डिडक्ट होने के बाद उसको अगर लेट्स सपोज के 15,000 उसकी इनकम जो है डिडक्ट होती है 60,000 में से, तो वो जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी। गॉट माई पॉइंट, कि जो टोटल आपकी इनकम होती है उसमें से जितने आपके टैक्सेस और जितने भी आपके सिक्योर चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा जो आपको अपने पे करने होते हैं, वो करने के बाद अब मैं सिर्फ चार्जेस वो वाली बात कर रही हूँ जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी चार्जेस हैं या टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट हमसे डिडक्ट कर लेती है, वो वाले चार्जेस। ये नहीं कि आप समझे कि बिजली के बिल और ये वाले नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ वो वाले आएंगे जो गवर्नमेंट हमसे डिडक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि वो सोशल सिक्योरिटी चार्जेस जो है उनकी पे में से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न तो यहाँ पे हमारी पे में से डिडक्ट टैक्सेस होते हैं सर। तो हमारे डिडक्ट होने के बाद जो टोटल इनकम आती है उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम डिसाइड करें, हमारे पास इनकम होती है तो हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये वही बात की हुई वाई डी डिनोट्स डिस्पोजेबल इनकम इक्वेशन 1.2 लास्ट इक्वेशन में मैंने आपको बताया। और डिस्पोजेबल और जो कंजम्पशन होती है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। जैसे आप देखें इक्वेशन 1.3 सी इज़ द फंक्शन ऑफ सी वाई डी, ठीक है, यानी कंजम्पशन है वो फंक्शन है टोटल डिस्पोजेबल इनकम का, ठीक है। अगर आपके पास इनकम ही नहीं होगी तो आप कंजम्पशन कैसे करेंगे। इक्वेशन 1.3 हमें बताती है कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम वाइल द फंक्शन सी वाई डी इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। ये देखें कुछ बुक्स में उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली बुक्स में कुछ ऐसे भी लिखते हैं सी इज़ इक्वल टू एफ इंटू वाई एन डी। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे सी वाई डी को उसने कह दिया कि ये फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन है, लेकिन मोस्टली बुक्स में जो लिखा जाता है मैन के हो गया या दूसरे हो गए, उन्होंने क्या किया हुआ है कि एफ़ से रिप्रेजेंट किया, किसी ने कैपिटल एफ़ से, किसी ने स्मॉल एफ़ से, और यहाँ पे उसने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो देन इट्स ओके, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा इस बारे में कि ये क्या चीज़ है। पॉजिटिव साइन जो ये आपको नज़र आ रहा है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन फंक्शन सी इंटू वाई डी एंड कैपिटल सी, कि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन बढ़ने का कोई चीज़ ख़रीदने का सोचेंगे। लेट्स सपोज जब आपकी इनकम है 20,000, तो आप क्या करोगे, सोच समझ के पैसा खर्च करोगे ना, अपना अपना पूरे महीने का वो बनाओगे, एक बजट बनाओगे, उसके अकॉर्डिंगली चलोगे। जब आपकी इनकम जो है 30,000 या 40,000 हो जाती है तो क्या करोगे ऑब्वियसली आप, और वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं आप उनको भी सेविंग के साथ साथ आप वो भी लेने का सोचोगे। बहुत सारी नेसेसिटीज़ होती हैं ना इंसान की, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो नेक्स्ट प्लस साइन इसको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कुछ एक मोस्टली इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसको बिहेवियरल इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कंजम्पशन को और इनकम का जो रिलेशनशिप है उसको इसलिए कहते हैं कि बिहेवियर इक्वेशन, बिहेवियर जो है ना वो शो करता है, जो कंजम्पशन फंक्शन है ना वो बिहेवियर शो करता है, किसी भी इंसान का बिहेवियर शो करता है। क्यों, देखो जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी क्या होती है, कंजम्पशन आप इंक्रीज़ करने का सोचते हो, यानी आप सोचते हो यार अच्छा यार मेरी 1 लाख पे हो गई है, चलो 1 लाख में से अगर मैं मतलब सेविंग करके और फिर 1-2 माह सेविंग करके अच्छा कोई अच्छा सा फ़ोन ले लो, तो क्या होगा, आपने अपने कंजम्पशन का इंक्रीज़ किया ना। अगर आपके पास पहले 20,000 या 30,000 का सेल था तो आपने 1 से 1.5 लाख का सेल ले लिया 2 से 3 मंथ सेविंग करके, तो क्या हो गया, आपने अपनी कंजम्पशन इंक्रीज़ की। तो इसको हम कहते हैं, इकोनॉमिस्ट इसको इक्वेशन को कहते हैं, जो हमने लास्ट 1.3 पढ़ी, इसको इक्वेशन को बिहेवियरल इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज इट इंडिकेट्स इक्वेशन जो है वो लोगों का बिहेवियर, एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर कैप्चर करती है, ठीक है। कि ये लोगों का ज़्यादातर बिहेवियर है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर के पास पैसा आता है तो वो पैसा खर्च करने का सोचता है, अगर पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं खर्च करेगा। सो ये इकोनॉमिस्ट इसको बिहेवियरल इक्वेशन भी कंसर्न जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी एक फंक्शनल फॉर्म क्या है। जैसे हमने डिमांड फंक्शन की पढ़ी, सप्लाई फंक्शन की पढ़ी। डिमांड फंक्शन की अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हम यही पढ़ते हैं ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। फंक्शनल फॉर्म जो पढ़ते हैं, ए उसका इंटरसेप्ट है तो माइनस बी उसका स्लोप होता है, और माइनस बी जो होता है रिप्रेजेंट करता है उसका साइन का। इसी तरह से सप्लाई की अगर बात करते हैं तो माइनस सी प्लस बी पी, ठीक है। सप्लाई का पॉजिटिव बी प्लस बी पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को सप्लाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ है। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन की भी जो है एक फंक्शनल फॉर्म है जो कि गिवन है, जिसमें सी इज कैपिटल सी इज इक्वल टू सी नॉट स्मॉल सी प्लस सी वन बाई डी। अब सी नॉट ऑटोनमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और सी वाई जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, और वाई डी जो होती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। अब एक बात सबसे पहले याद रखिएगा, इस फंक्शनल जो रिलेशनशिप है ना वो लीनियर है। क्यों? क्योंकि अगर एक चेंज होता है तो दूसरे में भी उतना ही चेंज आता है, तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। द अबव इक्वेशन शोज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहाँ पे लीनियर लिखना भूल गई हूँ, नहीं मैंने लीनियर लिखा हुआ है। अच्छा, इसे लीनियर रिलेशनशिप शो करता है बिकॉज ये कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम का सबसे पहले ये मैंने लिखा हुआ है कि बताने के लिए कि रिलेशनशिप शो कर रहा है। बेसिक रिलेशनशिप क्या है, कंजम्पशन का और डिस्पोजेबल इनकम का, और उसके बाद क्या है, इक्वेशन 2 हमें लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। अच्छा, वही बात, सी नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्शन को। और इसका मतलब है कि पीपल जो है वो सब कंज्यूम तो करते हैं लेकिन डिस्पोजेबल उनकी, अगर करंट ईयर में उनकी ज़ीरो है, अगर आपके पास पैसे नहीं होगा तो आप क्या कंज्यूम करोगे, तो सी जो है ना वो फिर सी नॉट हो जाएगी। यानी अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपकी इनकम ज़ीरो है, लेट्स सपोज ये पार्ट अगर आपका ज़ीरो है, तो सी वन ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और तो फिर क्या रह जाएगा, सी इज़ इक्वल टू सी नॉट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास किसी साल में पैसा ही नहीं है तो C इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस, अगर सी वाई डी की जगह हम लिखते हैं ज़ीरो, तो जब ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। तो वो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर कंजम्पशन किसके इक्वल रह जाएगी, ऑटोनमस कंजम्पशन के। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू सी नॉट, जैसे बता दिया। और सी वन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको सिंपल वर्ड्स में कभी कभी इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कह सकते हैं हम इसको, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप इसके दोनों नाम है, आप कुछ भी लेंगे तो वो मार्जिनल ही होगा। अगर आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे तब भी वो मार्जिनल ही होगा, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, ये सी नॉट, लेट्स यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, लीनियर फंक्शन है, सिंपल लाइन सीधी जा रही है। कंजम्पशन फंक्शन बताया हुआ ये, और उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखिए कर्व जो है वो पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम यहाँ है और आपकी कंजम्पशन इधर हो जाएगी, ये तो ग्राफ ही मूव हो गया, आपकी कंजम्पशन यहाँ पे होगी। लेट्स सपोज अगर आपकी कंजम्पशन इनकम बढ़ती है तो आपका कर्व ये होगा। सो देयर इज दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम, और ये कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास गिवन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो हम लोगों ने अगर इक्वेशन 2 अगर आपको याद हो, जिसमें हमने कहा सी इज इक्वल हो जाएगा सी नॉट प्लस सी वन वाई डी, तो हमें क्या होगा, इसमें से ऑटोनमस कंजम्पशन होगी, जिसमें इट इज़ द पार्ट ऑफ कंजम्पशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट दोज एक्सपेंडिचर विच आर मेड व्हेन इनकम इज ज़ीरो। अगर आपके आप स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बताएं, आपके पास आप अर्न तो कुछ नहीं करते ना, तो आप लोगों के अखराजात तो होते हैं, ठीक है। आपकी इनकम ज़ीरो है तो इसका मतलब कि आप जो है सी नॉट के पार्ट में आते हैं। बेशक आपके अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, वो आपके अखराजात कर रहे हैं, आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी अखराजात तो हो रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर्स तो आप कर रहे हो। चाहे आप पॉकेट मनी ले रहे हो, चाहे आपकी फ्रेंड की कोई बर्थडे आ जाए, ठीक है, आपके नहीं जी हमने अपने फ्रेंड्स की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, या गेट टुगेदर पार्टी है या किटी पार्टी है, ठीक है, हम लोगों ने जाना है, तो क्या होता है आप लोग कुछ ना कुछ तो खर्च करते हो। इवन आपको कॉपी पेंसिल भी लेनी हो तो आप अपने पेरेंट्स से लेते हो, तो आपके एक्सपेंडिचर्स तो होते हैं, आप कंजम्पशन तो करते हो, तो आप उस पार्ट पे आ जाओगे, सी इज इक्वल टू सी नॉट पे।
ठीक है। और जो C1YD है वो इंड्यूस कंजम्पशन भी हम इसको कहते हैं। रिमेंबर दैट कि डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। C1YD को इंड्यूस कंजम्पशन भी कहते हैं, ठीक है। और अभी हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मेरा एम्फोसिस है कि मैं आपको बेसिक बताऊं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC। APC क्या होती है? जैसे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन का मतलब चेंज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। यानी अगर हम टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। अगेन मैं कहती हूँ, अगर टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारी टोटल इनकम जो है 10,000 है और हमारी टोटल कंजम्पशन क्या है 7,000 और सेविंग कितनी हुई 3,000। और हमारी जो अगर एक और बात याद रखिएगा, जो C है ये रिप्रेजेंट करती है टोटल कंजम्पशन को, ठीक है। समटाइम्स उन्होंने लिखा होता है कि टोटल कंजम्पशन, तो C सिर्फ लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जी, वहाँ तो बस C लिखा हुआ था। जब इकोनॉमिक्स में आपको C कैपिटल फॉर्म में नजर आएगा तो आपको समझ आना है कि टोटल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब Y इसी तरह से लिखा हुआ है तो उसके साथ T टोटल Y TY नहीं आएगा कि टोटल इनकम है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये Y जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल इनकम को। C ओवर Y, ठीक है। क्या होता है, Y हमारे पास आ जाती है 10,000 और C कितना है 7,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आई 0.7। अच्छा, इसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि इसको हम किस तरह से ना फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब मैंने शायद आपको लेक्चर दिया था, मैंने आपको उसको भी बताया था कि चेंज जो कंजम्पशन में आती है और जो इनकम में चेंज आती है, अगर हम उनको करें डिवाइड तो हमारे पास मार्जिन आ जाता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। मार्जिन का मतलब भी चेंज होता है, ठीक है। इसको हम डेल्टा C ओवर डेल्टा Y भी कर सकते हैं। इसको हम चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, MPC की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। और लेट्स सपोज के अगर इनकम फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इनकम जो है, लेट्स सपोज हमारी अगर इनकम चेंजेस होती है 10,000 से 15,000, ठीक है। पहले हमारे पास 10,000 इनकम थी, अब बढ़ गई, हम लोग तरक्की कर गए, ठीक है। और हम लोगों को 5,000 इनकम हमारी बढ़ गई आफ्टर बजट, तो कंजम्पशन हमारी भी चेंज हो गई नहीं है। फिर हम कहेंगे यार चलो सेल लगी हुई है, जो हम पहले एक सूट लेते थे एक और सूट ले लेते हैं, ठीक है। सनस विनस की सेल लगी हुई है या निशात की लगी हुई है, सफ़ायर की, तो चलो यार पहले अगर एक लेते थे 10,000 में तो अब 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो गर्मियाँ आए तो ये होता है ना, आप अपना इंक्रीज़ करते हो आप कंजम्पशन लेवल। तो हमारा क्या इनकम चेंज हुई तो हम लोगों ने क्या कंजम्पशन भी चेंज की। पहले हम जब 10,000 थी तो 7,000 स्पेंड कर रहे थे। अगर जब हमारी 15,000 हुई है तो हम जस्ट 11,000 जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी सेविंग है, यानी हमारे पास 4,000 सेविंग है। अब हमारी जो कंजम्पशन चेंज हुई फ्रॉम 7,000 टू 11,000, कितना चेंज आया, 4,000 का चेंज आया, ठीक है। और हमारी जो इनकम चेंज हुई 10,000 से 15,000 तो 5,000 का चेंज आ गया। अब इस चेंज को अगर हम करते हैं डिवाइड तो हमारे पास MPC की वैल्यू 0.8 आएगी। सो हमने क्या किया, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड योर MPC। ओके, क्लियर हो गया। आगे जो केन्स साइकोलॉजिकल लॉ के मुताबिक, केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली कंजम्पशन जो है इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज इन इनकम बट नॉट एट द सेम रेट, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू उसने बताई है कि वो 0 MPC से ग्रेटर होगी बट लेस देन 1 होगी। अब इसका जो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल पॉकेट मनी तो हम बेदरी खर्च कर देते हैं ना, फिर हम बाद में अम्मी अब्बा से भी मांग सकते हैं। जब हम अर्न करते हैं ना तो फिर हम लोगों को, क्योंकि हमने अर्न किया होता है तो इसलिए हम लोगों को तकलीफ़ होती है। अब मेहनत से अर्न किया होता है तो हम लोग उसको बड़ा सोच समझ के खर्च करते हैं। अगर आपकी 10,000 आपकी इनकम है, ठीक है, आपकी सैलरी है, तो आप 10,000 के 10,000 तो नहीं उड़ा दोगे, आप कोशिश करोगे उसमें से कुछ ना कुछ सेव करें। आप 10,000 में से कोशिश करो कि जितना कम खर्च कर सकते हो, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो अपने बजट को आप करोगे, ठीक है। आप उसमें से सेविंग भी करोगे, रखना चाहोगे, ठीक है। तो यही बात करते हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, ये एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है कि आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन उसी लिहाज से अगर आप सब कुछ नहीं करते हो, आप खर्च नहीं कर देते हो। अगर आपकी इनकम 10,000 से 12,000 हुई है
या 15,000 हुई है तो आप 15 का 15,000 नहीं बढ़ा ख़त्म कर दोगे, सारा उड़ा दोगे। आप खर्च करोगे, ज़रूर करोगे आप उसमें से, लेकिन आप उसमें से सेविंग करने की भी कोशिश करोगे। तो ये कहता है केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब मैंने आपको पीछे बताया था, अब हाँ ये इक्वेशन आपको पता है कि C इज इक्वल टू C नॉट प्लस C1/D। C1 क्या है, मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम ऑटोनोमस कंजम्पशन, C0 है, YD क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि YD क्या होती है, YD होती है टोटल इनकम माइनस टैक्सेस। तो जब टोटल इनकम में से टैक्सेस को हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम आ जाता है। अगर हम इस वैल्यू को YD की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू Y माइनस T के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या फंक्शन बनता है, हमारे पास फंक्शन बनता है, अगर हम इसको ओपन करेंगे ना तो C इज इक्वल टू C0 प्लस C1/Y माइनस CT, ठीक है। अगर हम अभी मैं इसको, क्योंकि आप बेसिक पे हैं तो मैं आपको ज़्यादा नहीं इसको कंफ्यूज करना चाह रही, यहाँ तक कि हम रहते हैं कि YD इज इक्वल टू Y माइनस T को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और जो इक्वेशन वो बताती है कि इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड टैक्सेस, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज, ये जो कंजम्पशन जो है इज़ एन फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, इनकम एंड टैक्सेस, ठीक है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है। जब टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे ना तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये एक डिफरेंट फिनोमेना है। देखिए, जब आपको टैक्सेस लगे, आपकी 15,000 है, ठीक है, और आप सोचते हो कि आपने पहले जहाँ एक सूट लिया था आप एक और सूट ले लो, और अगर उस सूट पे अगर आपका वो सूट जो है 1500 का है और 1500 में से 500 या 700 आप पे टैक्सेस, आपको टैक्स पे करना पड़े, ठीक है, या आपको ओवरऑल जो अगर तो अगर आपकी जब 15,000 सैलरी है और 15,000 में आपके टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और कट आके अगर आपको मिलती है 11,000, तो आप क्या करोगे, आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाओगे, चीज़ें खरीदोगे, ज़्यादा शॉपिंग करोगे, नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपने पूरा महीना अभी इसमें से गुजारा करना है और इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप इसको किस तरह से मैनेज करोगे। तो यू नेवर थिंक अबाउट कि आप अपनी सारी इनकम उड़ा दोगे इस तरह से। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी टैक्सेस बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, लेकिन अगर इनकम के साथ अगर आपके टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे ना तो आपकी कंजम्पशन क्या होगी, वो कम डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर आप सेविंग की तरफ ही जाओगे, आप कहोगे नहीं यार बस महीना गुजर जाए इतने थोड़े से पैसों में से। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था ना कि 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, Y इज इक्वल टू C प्लस I, और जो या तो हम खर्च कर देते हैं जो हमारी इनकम आती है, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और उन्होंने कहा था सेविंग हमेशा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब हम सेविंग को इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है तो Y इज इक्वल टू C प्लस S, और फिर हम इसको Y इज इक्वल टू C प्लस I, यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी वो बन जाती है। तो हमें पता है वो यहाँ पे वो क्लासिकल इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी था, क्योंकि हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में भी 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ इसके साथ साथ कि आपको पता चलता जाए। सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन में देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ YD, ठीक है। YD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्पोजेबल इनकम को, और इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सेविंग कब होती है, जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम, DI डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ मैंने YD से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ मैंने डिस्पोजेबल इनकम YD से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ मैंने डिस्पोजेबल इनकम को DI लिख दिया, क्योंकि लिवर ब्लैंकेट ने ऐसे लिखा हुआ था और मैं आपको चाह रही थी कैसे बताऊँ, D डिस्पोजेबल I इनकम, ठीक है। यहाँ तो हमने सिंबल यूज़ किया ना, यहाँ पे हमने इसको ज़रा एब्रीविएशन यूज़ कर दिया। अच्छा, सेविंग इज़ इक्वल टू जब हम इनकम में से कंजम्पशन, जो अब मैंने आपको जैसे बताया था कि लेट्स सपोज कि अगर आपकी 10,000 इनकम है और उसमें से 7,000 आपने स्पेंड कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 3,000 बचा ना, वो आपकी सेविंग है। सो ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप डिस्पोजेबल इनकम में से अपनी कंजम्पशन को एक्सक्लूड कर दें, जो बाकी बचता है ना आपके पास, वो आपकी सेविंग होती है, उसको हम सेविंग कहते हैं। सो देयर एक्सिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड सेविंग, यानी इन दोनों के बीच में जो है ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है।
अब जैसे हमने कंजम्पशन की फंक्शन फॉर्म पढ़ी, हम इसकी भी फंक्शन फॉर्म पढ़ लेते हैं। फंक्शन फॉर्म जो होती है सेविंग की, वो इसमें -S0 प्लस S/D होती है। जिसमें -S0 है वो क्या होता है, ऑटोनोमस सेविंग होती है। दैट पार्ट ऑफ सेविंग दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम रिप्रेजेंट्स बोरिंग और डिसेविंग। ठीक है, जब आप लोगों की पॉकेट मनी ख़त्म हुई होती है तो फिर अगर कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, कोई फ्रेंड की बर्थडे आ जाए या कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई क्लास में गेट टुगेदर है, तो फिर क्या करते हो, पैसे नहीं होते, कुछ सूट बनाना है या बॉयज़ ने कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी है, तो फिर क्या करते हो, बारो करते हो ना, बहन भाइयों को कहते हो यार प्लीज़ बारो कर लो, नेक्स्ट मंथ में कि मेरे पास होंगे मैं तुम्हें दे दूँगा, ये दे दूँगी। तो होता है ना समटाइम्स ऐसा। तो आप ये जो जिन लोगों की या तो सेविंग नहीं होती या बोरिंग या डिसेविंग होती हैं, उनको हम -S0 में रखते हैं। यानी आप अभी जो है वो -S0 में आएंगे, तो -S0 पार्ट में हम उसको रखेंगे। और जो S/D है वो रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस सेविंग को। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, तो ये भी बढ़ती है। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ी, आप सारा कुछ तो स्पेंड नहीं करते। हमने यही पढ़ा ना पीछे कंजम्पशन में कि आपकी इनकम तो इंक्रीज़ होती है लेकिन कंजम्पशन भी होती है, लेकिन उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होती जिस हिसाब से इनकम इंक्रीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ सेव करते हो। तो इंड्यूस सेविंग यही कहता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेविंग विच डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करते करते, लेकिन जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ होती है। ये हो गया हमारा क्लियर। एंड नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बताती है एवरेज परसेंटेज टू सेव। द रेशियो, उसी तरह से द रेशियो ऑफ चेंज इन द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम इज़ कॉल्ड APS। अगर हम टोटल सेविंग को इनकम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज परसेंटेज टू सेव आ जाता है। लेट्स सपोज कि हमारी जो इनकम है 10,000 है, उसमें से हमने 7,000 जो क्या स्पेंड कर दिया, हमारे पास सेविंग कितनी बच गई, नहीं 8,000 हमने स्पेंड कर दिया। ठीक है, और हमारे पास सेविंग आ गई 2,000, तो हमारा APS क्या होगा, सेविंग हमारे पास कितनी 2,000 को हम टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे विच इज़ योर 10,000, तो हमारे पास APS क्या आएगा 0.2। रिमेंबर थिंग, सारी जिंदगी बच्चों ये बात याद रखना कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। नेवर फॉरगेट दैट कि APC प्लस APS इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूलाज जब इंशाल्लाह आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर काम आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यही होता है कि जी रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वही हम डेल्टा S यानी चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर आपकी इनकम 10,000 से 15,000 बढ़ी है और आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ की है फ्रॉम 7,000, पहले अगर 10,000 थी और अब 11,000 हो गई है, तो आपकी सेविंग इसका मतलब इंक्रीज़ की है ना। पहले आप 3,000, जब आपकी 10,000 थी और आप 7,000 उसमें से स्पेंड कर रहे थे, 3,000 आपकी सेविंग थी। फिर जब आपकी इनकम इंक्रीज़ की तो आपने क्या किया, आपने 7,000 पहले खर्च करते थे, अब आपने क्या किया 11,000 उसमें से स्पेंड कर दिया 15,000 में से, आपकी सेविंग कितनी होगी 4,000। ठीक है, सेविंग बढ़ी ना आपकी, पहले 3,000 थी, पहले 3,000 थी, फिर क्या होगी 4,000 होगी। तो जब हमारा 3,000 में से हम 4,000 को चेंज देखेंगे कि चेंज कितना आया, जब 3,000 में से 4,000 में से हम माइनस करेंगे 1,000 आ जाएगा। और इनकम पहले हमारी 10,000 थी और इंक्रीज़ होकर 15,000 हुई, तो हमारे पास कितना चेंज आया इनकम में 5,000। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, मैं दोबारा से यहाँ बता देती हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपकी इनकम 10,000 थी, ठीक है, आपने स्पेंड कितना किया 7,000 कंज्यूम किया। ठीक है, और आपकी सेविंग कितनी आ गई 3,000। अगर आपकी फिर इनकम बढ़ गई, आप बजट आ गया, आप बजट आने से आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बजट भी आजकल अनाउंस होने वाला है ना, इसलिए मैं बजट की बात कर रही हूँ। 15,000 आपकी इनकम हो गई। ठीक है, उसमें से आपने क्या किया 11,000 आपने क्या स्पेंड कर दिया, आपने जो आपकी नेसेसिटीज़ थी या लग्जरी जो भी आपकी थी। ठीक है, आपने उसमें 11,000 टोटल आपकी से मतलब कंज्यूम कर दिया आपने उसका, और सेविंग आपकी कितनी हुई उसमें से 4,000। फिर जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 1,000, और उसके बाद जो 10,000 माइनस 15,000 करेंगे, 15,000 माइनस 10,000 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, तो हमारा क्या है सेविंग क्या आएगी, MPS क्या आएगा, ये देखते हैं हम। फार्मूला वही लगाएंगे, डेल्टा S ओवर डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, एंड तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, MPS की सेम वैल्यू MPC की तरह लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती है। और इसका जो फार्मूला है वो इक्वेशन जो है MPC प्लस MPS, जैसे APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 था। रिमेंबर दैट कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1।
इसका हम ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, ये देखिए आपको मैंने बताया कि माइनस एस नॉट और प्लस एस वाई, ये था। अब माइनस एस नॉट का जो पार्ट है वो ये है जो माइनस में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एस प्लस एस वाई, ये स्टार्ट हो एस वाई डी, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना, जिसकी बेसिक इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू एस माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डी डिस्पोजेबल इनकम। तो माइनस एस पार्ट जो लोग सेविंग थी या जो बोरिंग थी वो इस पार्ट में आएगा, ठीक है। और अबव दैन दैट वो आपकी क्या होगी, सेविंग, इंड्यूस सेविंग जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। और वो ये कहती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग भी बढ़ती जाती है। सो इसका जो कर्व ये वाला होता है। बस ये था, यहाँ तक था। आज का जो लेक्चर था कंजम्पशन पार्ट था वो मैंने ओलिवर ब्लैंकेट की बुक से लिया है। इट वाज फोर्थ एडिशन चैप्टर नंबर 3। और उसके बाद मैं कॉर्नर ब्रूअन फ्लिन की बुक से लिया। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप प्लीज़ क्लास में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, ओके, टेक केयर। और आई होप कि आप बहुत अच्छा से क्विज जो है प्रिपेयर करेंगे अपना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।